अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी शो पिया प्रोग्राम फोकस ऐं मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु असां मौजूदु आहियूं सैयद नजमी आलम साहब वटि ऐं पाण सूबाई सलाहकार आहिनि फिशरीज़ ऐं लाइव स्टॉक ऐं कची आबादी जा। उन्हनि जी वज़ारत जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन्हनि जे जेके ख़ासि तौर ते माहीगीरनि जा जेके इशूज़ आहिनि सिंध में, या जेको चौपाए माल जे बीमारियुनि जा इशूज़ आहिनि सिंध में, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कची आबादियुनि जा जेके मामला आहिनि, उन्हनि खे रेगुलराइज़ करण जा जेके मामला आहिनि, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सां गॾोगॾु जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उन ते बि असां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। पहले आपके कलमदान के हवाले से बातचीत करें और उसमें पहले हम फिशरीज़ पर बात करें। माहीगीरों के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं सिंध के अंदर। अभी तो खैर अभी आपको थोड़ा वक्त हुआ है ये कलमदान संभाले हुए, तो इस हद तक चलें कि ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कितने मसाइल आपने हल किए, लेकिन ये कि कितने उन मसाइल से आप अवेयर हो चुके हैं। जब सीट पर बैठे हैं तो आपको क्या लगा है कि सिंध के जो माहीगीर हैं उनके क्या इशूज़ हैं? देखिए, सिंध के माहीगीरों के इश्यूज़ भी और फिशरीज इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं, हम बहुत पीछे हैं। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी जो मैंने सर्वे की है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं उसको इस्तेमाल। जैसे हम फार्मिंग नहीं कर रहे हैं जो पैमाने पे हमें करनी चाहिए, क्योंकि समंदर की एक लिमिट है। उससे ज़्यादा आप कितना निकालेंगे उसमें से? आपकी 12 नॉटिकल माइल्स की हदूद है, उसमें आप करते हो फिशिंग। अगर हम फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो, और अब हम लोगों को एनर्जाइज कर रहे हैं कि आप फार्मिंग की तरफ आएँ, बल्कि आपके तवज्जो से मैं सिंध के लोगों से कहना चाहूँगा, जो स्लाइम ज़मीन है आपकी, जिसमें हम कहते हैं कि सेम आ गया, कुछ नहीं हो रहा, वो फ़िश फार्मिंग के लिए बेहतरीन है। तो मैं सिंध के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर करें। जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो हमारा डिपार्टमेंट देगा, कि पानी की टेस्टिंग, कि यहाँ कौन सी मछली आप रख सकते हैं। हाँ, ब्रीडिंग में हम उनकी हेल्प करेंगे। उनको बहुत सस्ता, जो मार्केट में अगर वो 100 रुपये की खरीदेंगे तो मैं उनको 20 रुपये में वो बच्चा दूंगा। तो एक कंपैरिजन बता रहा हूँ हमारी हैचरी से। तो सिंध के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी स्लाइम ज़मीनों को बेकार ना समझें, वहाँ पे अपनी फ़िश फार्मिंग शुरू करें, जिसकी भी ज़मीन है। और अगर कोई करना चाहते हैं, अभी हमारी एक स्कीम आ रही है वर्ल्ड बैंक के उस प्रोग्राम में कि लोग 10-10 लोगों का ग्रुप बनाएं। हम उनको जो खर्चा आएगा फार्मिंग में उसका 75% हम देंगे, 25% वो बेयर करें, ताकि कुछ लोग मिलके अपना उसको स्ट्रक्चर पूरे में आप 75% पॉन्डिंग बनाना, और फिर 25% खर्चा वो करें, 75% हम देंगे। लेकिन हमने जो उसमें रखा है कि कंसेप्ट के एक आदमी को नहीं देंगे, 10 आदमी का ग्रुप बना लें, ग्रुप बना हमसे ले लें ये पैसे। जमीन उनकी अपनी होनी चाहिए, या प्लॉट हो, कोई भी जगह पे हो, जिस तरह भी हो लें। उसके बाद जो डेवलप करने पे खर्चा आएगा उसका 75% हम दे देंगे। और पानी का बड़ा इशू है, क्योंकि ज़ाहिर है पानी नहीं है, इसलिए बहुत सारी ज़मीनें आबाद नहीं हो रही। तो वो पानी की रसाई, पानी की, मैंने आपसे कहा स्लाइम ज़मीन पे आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से, वहीं से आप बोरिंग का पानी ले लें, वो उसके लिए बेहतरीन है। आपको कोई मीठा पानी नहीं चाहिए, स्वीट वाटर नहीं चाहिए उसके लिए। मुस्लिम ज़मीन में आप सॉल्ट वाटर की वाली फ़िश को करें ना। जो समंदर में भी वही है, सॉल्ट वाली है समंदर में तो। और यहाँ से बदीन तक की पट्टी में जो भी, अगर हम अभी सीएम साहब ने अभी मुझे अगले हफ्ते टाइम देना है, उसमें ही प्रिंसिपली उन्होंने एग्री कर लिया है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी कि भाई जो भी करना चाहेगा हम उसको 30 साल ज़मीन पट्टे पे देने को तैयार हैं। अच्छा। शर्त ये कि वो फार्मिंग करे और हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा करें। अच्छा नजमी साहब, एक चीज़ ये कि कराची में तो समंदर की मछली है, लेकिन आगे जब जाएँ ठट्टा भी, वहाँ समंदर की भी है और वहाँ स्वीट वाटर की भी फॉन्डिंग भी होती है, सजावल में भी हो रही है। और जी बिल्कुल हो रही है। वैसे तो हैं काफ़ी, सिंध के तकरीबन हर ज़िले में छोटे मोटे झीलें हैं, लेकिन यहाँ इस बेल्ट में ज़्यादा है। तो वो जो प्राइवेटली कर रहे हैं, आपके पास उनकी फिगर्स हैं और आपका डिपार्टमेंट क्या उनको फैसिलिटेट कर रहा है? मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूँ। पहले ये सारी झीलें हम ठेके पे देते थे। फिर फिशरमैन्स की ने कहा कि ठेका सिस्टम ख़त्म करें, लेकिन उसका रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हो गया है। तो मतलब आप दोबारा ठेके, मैं तो कहता हूँ अब अगर गवर्नमेंट अप्रूव करे, मुझसे बहुत से फिशरमैन के लोगों ने राब्ता किया है कि आप ठेका सिस्टम दोबारा करें। वजह ये होती थी कि पहले जो ठेकेदार लेता था ना, वो झील में छोटी मछली नहीं मारने देता था, ज़ाया करना। वो झील में बहुत बच्चा डालता था ताकि ज़्यादा मछली निकले। अब जब वो ये हो गई तो वो अब उसमें वो जो बाहर से एक्स्ट्रा मछली डालते थे वो ख़त्म हो गई, और लोगों ने छोटी मछली भी मार्केट में करने के लिए, और
वो ख़राब हुआ है। अब उसको हम देख रहे हैं कि कैसे हम इसको करें कि अगर हम इसको, अच्छा ये भी हुआ है कि उनको फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं हुआ है मछली वालों को, वो खुद मान के गए मुझसे कि हमें फाइनेंशियल फ़ायदा कोई नहीं हुआ है। अच्छा, वो जो मतलब मार्केट में आकर बेच रहा है तो वहाँ से फिर आप उनसे कैसे खरीद रहे हैं, या हम नहीं खरीद, एक्सपोर्ट के लिए क्या आपकी कितनी एक्सपोर्ट के लिए ये मीठे पानी की मछली कम ही इस्तेमाल हो होती रही है। ज़्यादा समंदर का झींगा, केकड़ा और ये सॉल्ट वाटर वाली ही इस्तेमाल एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट वो नहीं यहाँ पर अपने लोकली ये मार्केट हमारी में लोकल बेच रहे हैं। मार्केट हमारा आप खा लेते हैं हाँ, जिस वजह से उनको इतना ज़्यादा भी वो मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि मिलता। वो लोकल इतनी उसकी नहीं है। लेकिन उसके अलावा उनके जो फिशरमैन के जो इश्यूज हैं, उनके हेल्थ को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकिन लेकर, इसीलिए वो ये उसको क्या है। करें? और हमारा सिंध का फिशरमैन, मैं यहाँ से बदीन तक गया हूँ, बाखुदा वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये उनको होना नहीं चाहिए, मैं इसको मान रहा हूँ। इसीलिए हमने अभी डिपार्टमेंट ने अपना केस मूव किया है, प्रोसेस में है कि हम फिशरमैन को लेबर डिक्लेयर करना चाहते हैं, सही, हाँ, मजदूर की कैटेगरी में आए। फिर जो भी लॉन्च है उसका मालिक उनके ऊपर है, ताकि कल को हम इनको फ्यूचर में इनकी कॉलोनीज बना के दे सकें, इनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे सकें उसके EOBI के थ्रू। उसमें यह है कि बच्चों की शादी के लिए पैसे मिलते हैं, तो डिक्लेयर्ड लेबर हो जाएंगे तो इनको फ़ायदा होगा। अभी हम ये बेचारे किसी गिनती में ही नहीं, इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर हम ये लेजिस्लेशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जैसे अभी जो समंदर में जाते हैं माहीगीर, वो फिर हमारे भारतीय सरहदों में चले जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, और यहाँ पर भी भारत की गिरफ्तार, ये बहुत बड़ा इशू है। तो उस पर आपके पास क्या डेटा अभी है? हम इस वक्त कितने माहीगीर जो हैं वो भारत अभी या है काफ़ी। उसमें देखिए होता क्या है, एक्चुअली जो हमारा और इंडिया का एग्रीमेंट है कि फिशरमैन को उनको 1-2 महीने में छोड़ना है, लेकिन वो इंडिया वाले अब वो वाइस वर्सा हो रहा है। वो पकड़ना होता मछली वाला है, उसको कोई स्मगलर बना देता है, कोई दहशतगर्द, वो सालों पड़े रहते हैं। अब उसका हमने हार्बर में हम एक कंपनी से बात कर रहे हैं ट्रैकर्स लगाने की। ये होता है सर क्रीक पे। अच्छा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाले भी शोर करते हैं उनके पानियों में हम चले जाएं, वो कहते हैं हमारे पानी में आपकी किश्तियां क्यों आई। तो हमने किया है कि हम जो डेली वाली होती हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, ये तो लेकिन जो लंबे अरसे के लिए जाती हैं, ये तो डीप सी में जाती हैं। तो हम इनमें अब ट्रैकर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। कंपनी से बात हो रही है कि हमें पता हो कि हमारी किश्ती कहाँ है, ताकि अगर हम देखें कि वो सर क्रीक में उस तरफ जा रही है जहाँ इंडिया पकड़ सकता है तो हम उनको वार्न करें, या इंटरनेशनल वाटर्स में जा रही है तो उससे पहले हम बता दें कि भाई तुम यहाँ पे गलत जगह जा रहे हो, या बलूचिस्तान के बॉर्डर में घुस रहे हो, तो हम इनको, तो अब हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो लगाएंगे। एक और भी चीज़ होती है जो अक्सर मसला होता है, जब तूफान की जब पेशगोई होती है, तो फिर ये होता है कि वो अंदर होते हैं, हमारा कम्युनिकेशन नहीं है ना। अगर ये किस तरह ट्रैकर सिस्टम से हम उनको बता सकते हैं ना कि भाई, ऐसे मैं आपको बताऊं, ये जो किश्ती पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, ये आपकी इस मशीनरी से ज्यादा इनको पता होता है कि क्या होने वाला है। एक हमारे साथ हुआ, एक दफा हम जा रहे थे ऐसे ही घूमने इब्राहिम हैदरी से, तो लॉन्च वाले ने कहा लॉन्च मोड़ ली। हमने कहा यार क्या हुआ? कहने लगा नहीं आप वापस भागो। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा थोड़ी देर में पता चलेगा। और वाकई जब हम इब्राहिम हैदरी पे आए तो देखा तो पीछे तूफान, वो लोग समंदर के लोग, लेकिन फिर भी कोई सिस्टम तो होना चाहिए। वही हम ट्रैकिंग सिस्टम पे जो जा रहे हैं कि हमें हर किश्ती का पता हो। अगर कोई किश्ती हमारी मिसप्लेस हो रही है, नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई? हाँ, कम से कम डेटा तो हो ना कि कौन कितने माहीगीर गए, कौन कौन गया हुआ है। वो तो डेटा तो होता है उस पर। जो असल में सिंध में बहुत सी जेटीज है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड जेटीज नहीं हैं। जरूर किसी बासर की हैं, बासर की, या 100 साल से वहां से जा रहे हैं लोग, उनका रोजगार यही। अब हम उनकी लिस्टिंग करके उनको अपने उसमें लाना चाह रहे हैं कि हमें पता हो कि ये जेटी है, हम उस जेटी को भी सही करने में मदद करें। अब जैसे मैं गया तो केटी बंदर पे फ्लोटिंग जेटी है, अभी उसका मैंने प्रपोजल भेजा कि केटी बंदर पे प्रॉपर जेटी होनी चाहिए। केटी बंदर एक बड़ी जगह है हमारी फिशिंग की, और माजी में तो ये रहा है कि वो जब बंदरगाह रहा है सब। हाँ बिल्कुल, तारीखी हैसियत है उसकी, केटी की अपनी एक तारीखी हैसियत है। अब मेरी कोशिश है कि मैंने अभी CM साहब को लिखा है कि अगले साल के बजट में केटी बंदर के लिए प्रॉपर जेटी के पैसे रखे हैं। उन्होंने एग्री किया है कि अब जब आएगा तो हम उसमें। अच्छा, उसमें ये कि जो माहीगीर है वो तो शिकार के लिए चला गया समंदर में काफ़ी दिनों के बाद, पीछे जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन, उनका राइट है वो मिलना चाहिए, हेल्थ का उसका मामला होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, तो मैं जब यहाँ तक गया हूँ पूरे अभी तो देखें पिछले अभी ये चौथा टेन्यूर है आपके पास, ये मुसलसल आपके पास मिनिस्ट्री नहीं, इस साल का भी अगर आप सिंध का बजट देखें,
तो सिर्फ 2 चीज़ों में हम पैसे बढ़ाए हमने, एजुकेशन और हेल्थ। इस दफ़ा फाइनेंशियल मैटर्स आपको पता है सबको हैं, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल को भी, लेकिन हमने हेल्थ और एजुकेशन को कम नहीं किया, बढ़ाया। कुछ जगहों पे नई स्कीमें हमने रोकी सीएम साहब ने कि नई स्कीमें नहीं आएंगी, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में पैसे बढ़ा। आपकी कुछ स्कीमें हैं इस नए हमारी में? तो एजुकेशन और उसमें नहीं फिशरीज की कोई है अभी नए इस बजट में कुछ नहीं? अभी पिछली वाली जो हमारी रुकी हुई थी अच्छी, इस दफ़ा मैं समझता हूँ सीएम साहब ने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया है कि हम स्कीमें नई नई डालते रहते हैं, फाइनेंस सबको पूरा नहीं कर पाते वो खिसकती रहती है, ज़्यादातर ऑन गोइंग ही होती हैं, वो चल रही है। ये अच्छा है कि सीएम साहब ने कहा कि भाई मैं पूरे पैसे देता हूँ, स्कीमें ख़त्म करो, ताकि लोग, अगर एक रोड बन रही है आधी बनी है तो लोगों को बेनिफिशियरी तो नहीं हुए ना, पूरी बन जाएगी तो होंगे। फिर दूसरी बनाए, और स्कूल बन रहा है वो आधा बन के रुका हुआ है, भाई तो स्कूल पूरा बने ताकि उसमें हो। 4-5 आप एक साथ पेंडिंग में पड़े हैं, उससे बेहतर है कि एक मुकम्मल करें, एक मुकम्मल करें। सीएम साहब का यही विजन है। अच्छा, नजमी साहब एक और जो इशू है वो सिंध का, और वो आपके पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है लाइव स्टॉक का। मवेशियों का मामला ये है कि बीमारियां आती हैं हमारे पास, आज तक भी वो सही अंदाज में सहूलतें नहीं है। वो वेटनरी डॉक्टर्स का तो मामला है ही है कि उतनी उसकी अपॉइंटमेंट जिस हद तक होनी चाहिए उतनी नहीं है कि हर शहर में जिस तरह का हमारे पास लाइव स्टॉक है, उस पर क्या डेटा है आपका? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी लाइव स्टॉक नहीं, लाइव स्टॉक में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि मेरा जो इस वक्त जोर है कि वैक्सीनेशन, लेकिन वैक्सीनेशन ही आपका इलाज है। आप दुनिया में अब पोलियो की वैक्सीन ही कर रहे हैं ना, हाँ, कि फिर भी निकल आता है पोलियो का केस। तो हमने कराची से शुरू किया है, क्योंकि भैंस कॉलोनी सबसे बड़ा जानवरों का एक वो स्पॉट है, और सबसे ज़्यादा भैंस कॉलोनीज कराची में ही, हमसे ज़्यादा कराची से ज़्यादा कहीं नहीं। अभी हमने कराची से शुरू किया, इसके बाद हम हैदराबाद डिवीज़न जाएंगे कि हमें मेक श्योर करना है कि हर बाड़े में, अब ये सिंध गवर्नमेंट को हम एक समरी भेज रहे हैं कि हमें इसकी 100 मोटरसाइकिलें चाहिए, क्योंकि अब इंटीरियर सिंध में दूर गांव हैं, वो जाए कैसे? तो हमने सीएम से कहा है कि हमें अगर 100 मोटरसाइकिलें मिलें, हम गाड़ियां नहीं मांग रहे, मोटरसाइकिलों पे आराम से जाके हम वैक्सीन कर सकते हैं। दूसरी कोशिश मेरी, अच्छा एक दवाई ऐसी है जो आज तक पाकिस्तान में नहीं बनी है, वो दवाई पे मेरा, बाकी सारी वैक्सीन हम बना रहे हैं अब तो। लक्ष्य सिंध में बहुत अच्छी वैक्सीन बन रही हैं फुट एंड माउथ की, वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं बनी है, टर्की से, रशिया से होती है। अब अगले महीने में टर्की जा रहा हूँ, एक कंपनी से हम ये बात कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी दो ताकि आप खुद बनाएं, हम खुद बनाएं। आप ठीक है रॉयल्टी ले लो हमसे, वो हमें, अगर ये हम वो राजी हो जाते हैं तो हमारी जो हम मंगाते हैं ना खरीद के, उस कॉस्ट में हम 4 गुना ज़्यादा वैक्सीन ले लेंगे, हम 4 गुना ज़्यादा बना लेंगे उसी कॉस्ट में जो हम वहाँ से मंगाते हैं। अगर उनको रॉयल्टी देंगे भी तो हम उससे 4 गुना ज़्यादा। और इंटरनेशनली जो हमारा गोश्त एक्सेप्ट नहीं होता वो फुट एंड माउथ की वजह से। वो मेरा पूरा प्राइम टारगेट है कि फुट एंड माउथ को हमें। फिर दूसरा, हमने आज तक सीरियसली एनिमल ब्रीडिंग पे काम नहीं किया कि भाई हम अपनी ब्रीड्स को अच्छा कैसे करें। अफसोस की लगता है कि ब्राज़ील वाले हमसे लाल सिंधी ले गए थे, हम 4.5-5 किलो ले रहे हैं, मुझसे वो 30 किलो दूध ले रहे हैं। हमारी डिपार्टमेंट का काम है फैसिलिटेट करना। हम कोई बाड़े बना के दूध नहीं निकालेंगे। मैंने अभी 4 ऐसे लोगों से जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे बात की है कि आप जो इस काम ब्रीडिंग पे काम करते हैं कि आप अपना रोड मैप बनाएं, मुझे 15 साल का बना के दें। फिर वो 4 का जब आएगा तो मैं डिपार्टमेंट को बिठाऊंगा। फिर मेरा इरादा है कि हम एक पूरा रोड मैप बना लें, कल मैं ना हूँ कोई और होगा वो उसको चलाए। अगर हमने 15-20 साल का रोड मैप नहीं बनाया तो हमारी ब्रीड अच्छी नहीं हो पाएगी। हमें ब्रीड पे देना है, हमारी जो ओरिजिनल ब्रीड्स हैं उनको बचाना है। और फिर प्रोडक्शन आ नहीं रही उस हिसाब से, जब आप फिर आपके पास वो आएगी तो आपका गोश्त भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि अब इंटरनेशनली बीफ की मार्केट बहुत ज़्यादा हो गई। तो मेरा उस पर ये कि हम अपने एक तो फुट एंड माउथ फ्री करें, और जो भी, अच्छा हॉस्पिटल्स की जो आपने बात की, इस साल हम 5 नए हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं। जो नया की बात इस तरह है कि जो भैंस कॉलोनी का हॉस्पिटल है, इसको हम पूरा एक कॉम्प्लेक्स में तब्दील अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड कर एक ये करें, एक ये एम जिना रोड वाला, फिर एक सक्खर में, फिर इस तरह से ना सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, बेनज़ीराबाद, ऐसी एक,
वहाँ पर मिट्टी वाला, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जानवर थर में और कहत में ज़्यादा अफेक्टेड होता है। हाँ, फैक्ट्री भी। तो इधर हम एक ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने जा रहे हैं जो हर चीज़ के लिए होंगे। उसमें आपका जानवर का इलाज भी, ऑपरेशन थिएटर भी, लैब भी, आपके पोल्ट्री की भी कोई वैक्सीन है क्योंकि उस इलाके में रानीखेत की बीमारी बहुत आती है जिससे मोर मरते हैं, हमारे मोर मरते हैं, वही बीमारी मुर्गियों को भी लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रानीखेत, तो उसकी वैक्सीन और इसके ऊपर हम ये 5-6 हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जहाँ वन विंडो हो कि आप हर किस्म का इलाज हो जाए। अच्छा, जानवर देखिए मरना तो है, मरने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये कि आप उसकी कॉज ऑफ डेथ मालूम कर लें। हम उसको ये ना नॉर्मल लेके भाई मर गया, मर तो गया, मर तो मैं हम लोग नहीं जाना है, लेकिन हमारी कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या किसी नॉर्मल उसमें मरा है या किसी ऐसी बीमारी से जो और जगह फैल सकती है, तो वो हमारा है कि उसको हम हॉस्पिटल को 1-2 साल में तैयार कर देंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर इस पे बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर। प्रोग्राम में एक बेरो बीयर भलीकार सैयद नजमी आलम साहब सूबाई सलाहकार हैं, साथ गॾु मौजूद हैं। नजमी साहब, एक और जिस तरह लाइव स्टॉक की एक और बात करूं, जिस तरह आपने कहा कि थर में कहत के बाद जब होता है कहत में, तो वो इंसान तो खैर मुतासर होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जानवर वहाँ मुतासर होते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारे पास जब सैलाब आए, जब बारिशें होती हैं, फिर उसके बाद जो जानवर होता है मच्छरों की वजह से और बाकी बीमारियों की वजह से, उसके लिए अब क्योंकि अब ये कहने में आ रहा है कि शायद इस बार भी शायद ज़्यादा बारिशें हों। नहीं, इस साल क्या मेरे ख्याल में हमने अपनी तैयारी की हुई थी, वो मैंने डिपार्टमेंट से कि कौन कौन सी दवाइयाँ, वैक्सीन हमें चाहिए हैं कि अगर ये सैलाब का सूरत हाल आ जाए और जानवरों में बीमारियाँ लगती हैं, तो हमने उसकी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। दाना खास्ता ऐसी सूरत है, लेकिन मुझे लगता है इस साल शायद हमारी बचत हो जाए, ऐसा आसार नहीं लग रहा है सैलाब के। तो हमने अपने तौर पे तैयारी की हुई है। कंपनी जो अपनी फैक्ट्री जो हमारी जो है उसमें भी दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ जो बाज़ार से ख़रीदनी उन सब से हम लाइन अप हैं और हमने अपना पेपर वर्क किया हुआ है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फौरी तौर पे 24-48 आवर्स में हम इसकी वैक्सीन, दवाइयों को वो हम तैयार हैं उसके लिए। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि नजमी साहब के हमारे पास जो भी मवेशी पालते हैं, क्योंकि वो इसीलिए कि गुजर सफ़र के लिए कि भी चले, वो किसान भी है लेकिन उसकी अपनी भैंस भी है, तो उसका वो दूध बेच के भी गुजारा करता है ये, लेकिन वो किस तरह उनकी परवरिश हो, किस तरह देखभाल हो, इसकी अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। ये इस पर आपका डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है? बीबी के नाम से यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम कई जगहों पे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और मेरा जो इंस्ट्रक्शन ये कि अब ज़्यादा औरतों को ट्रेनिंग करें। अच्छा, हम अपने उसको अब और वास कर रहे हैं कि गांव में चले जाएं, वहाँ उनको बिठा के बेसिक चीज़ें समझाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर सिंध में ये जानवरों की देखभाल घर की ख़वातीन करती हैं, घर की ख़वातीन नहीं कर। हम उनको भी ट्रेन करना चाह रहे हैं। या हमारे यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो लड़के लड़कियां, अभी मैं हैदराबाद गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम 18-19 लड़कियां बैठी हुई थी, ज़्यादा एज की औरतें भी थी जो समझने आई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और उनको भी मैंने कहा कि जब तुम जो सीख लो तो अपने गांव के लोगों को ज़रूर बताना कि ये सीख क्या है। वो तुम उनको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं उसमें, तो हमारी कोशिश की जब तक लोगों के अंदर बाज़ों का लोगों को पता नहीं है कि मेरे जानवर को क्या बीमारी है, क्या नहीं है। अभी जो बाइक का मैंने सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ वो इसीलिए है कि हम हर गांव में पहुँचे। देखिए, मेरा टारगेट, बड़े फार्म अपनी जगह है, मेरा इशू है उस घर से दो जानवर पड़े हुए, वो इंडिविजुअल है मेरा, वो बहुत गरीब लोग हैं। फार्म वाला तो पैसे की बीच से खरीद लेगा, उसके पास तो बिजनेस है ना, वो तो रेल पे वो गुजारा कर रहा है। मेरा मेन टारगेट बाखुदा वो है गांव में रहने वाले जिनके पास 1 या 2 जानवर हैं, उधर तक पहुंचूंगा। सही। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो डिपार्टमेंट है वो उस पर भी हम बात करें, क्योंकि वो कच्ची आबादी है, तो वो एक बहुत ज़्यादा मसला भी है, और ख़ासतौर पर कराची का तो ये बड़ा इशू है। तो अब कितनी आप कच्ची आबादी इसको रेगुलर करने जा रहे हैं? बहुत सारे गोट हैं कराची के, तो वो क्या प्लान है उस पर? देखिए, मैं बिल्कुल उसमें बहुत थॉरली हम काम कर रहे हैं। एक तो ये कि गोट हैं, ये हमें ये भी देखना है कि ये कच्ची आबादी कब बनी है, बैकग्राउंड देखना जरूरी है। वो हम गूगल सर्वे करा रहा हूँ मैं, जाते रहो पीछे, किसी साल में तो आ जाएगी ना। मैंने कहा 20 साल तक का सर्वे कर लो आबादी का गूगल से, कि ये आबादी 10 साल पहले, अगर 5 साल पहले बनी तो मैं उसको कच्ची आबादी नहीं मानने को तैयार हूँ। फिर वो कब्जा है, क्योंकि ना बात हकीकत है। कल मैं यूसुफ गोट में बैठा हुआ था, मैंने ऐसे पूछा कब से बना तुम्हारा गोट, हालांकि मुझे पता है वो कितना पुराना है यूसुफ गोट। मैं हम अब बड़ा हो गया, लेकिन उस जमाने में जब हम यंग होते थे तब भी यूसुफ गोट था।
तो अब तो हम तो मैंने मुझे पता क्यों, तो वो कहने लगे कि 40-50, मैंने कहा इससे भी ज़्यादा होगा पुराना। इन आबादियों का राइट है। हाँ। लेकिन ये 2-4 साल में बनी हुई आबादियों को मैं कच्ची आबादी नहीं, ये कब्जे ग्रुप है, हकीकी मानों में पुराने हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक सिटी काउंसलर मेरे साथ बैठी हुई थी, वो भी अपने गोट का कह के गई, तो मैंने कहा लाओ लिख के मैं तुम्हारा कराता हूँ। उनका गोट भी मुझे पता है बहुत पुराना है। हाँ, जिनका राइट बनता है, जिनका राइट बनता है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद मैं कब्जा ग्रुपों को, लेकिन देखिए एक एंड हमें कभी ना कभी करना पड़ेगा। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि हमें 2 साल भरपूर तरीके से ये कैंपेन करके 2-3 साल बाद इस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। आप कोई कच्ची आबादी ना रहे, कोई कच्ची आबादी नहीं रहेगी तो डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं, देखिए इसलिए कि फिर नहीं बनती जाती हैं। अभी आप देखें कि वेस्ट में 150 के करीब नई कच्ची आबादियां लिस्टिंग हो रही हैं। भाई कहाँ से बन गई? आप स्लम एरिया कब तक क्रिएट करते रहोगे? वो हमारी तो कोशिश ये है, हम उनसे बात करते हैं कि भाई आप आ जाओ, हम इधर फ्लैट बनाते हैं। हमने आबाद से भी बात की है, हम आप लोगों को फ्लैटों में दे देंगे जितने आप लोगों को, बाकी फ्लैट हम उससे कहेंगे कि बेच दो, वो बेच के अपने खर्चा निकाल ले। ये हो सकता है, ताकि गवर्नमेंट के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सबको बना के दे दे। लेकिन कच्ची आबादी वाले इस पर राजी नहीं होते कि फ्लैट में चले जाएं, हालांकि ये आइडियल है। हाँ। अच्छा नजीब साहब, एक और चीज़ भी थी कि पहले जब लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था तो आपने शहरी हुकूमत अलग बनाई हुई थी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग बनाई हुई थी। अब वो खत्म हो अब गया। वो खत्म हो गई है। अब एक बेचैनी सी है, और उस पर वो फ्लोर पे भी बात हुई है कि अब जो कच्ची आबादी है या जो गोठ आबाद स्कीम है, उनका अब स्टेटस क्या रहता है? देखिए गोठ आबाद तो खत्म हो गया। अभी जो भी केएमसी की, मतलब मेरा डिपार्टमेंट तो पूरे सिंध में कर सकता है, और हमने अभी के सर्वे भी इधर वेस्ट में और इधर मरीर में कई गोठों के सर्वे कराया शुरू कर दिए हैं कि सर कितने घर हैं, क्या है वो उसकी पूरा, और हम उस पर उन सबको लीज देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो गोठ आबाद स्कीम अब उसको लीज में तब्दील करके बिल्कुल केएमसी के अंडर उसमें। भाई अभी मैं यूसुफ गोठ की मिसाल दे रहा था ना, वो जो ये मलीर वाला, नहीं मलीर सुरजानी की सुरजानी वाला, कल ही उनसे कहा कि आओ मैं करके देता हूँ लीज। हाँ, जिनका बनता है, उनका बनता है, बिल्कुल बनता है। मैं कह रहा हूँ ना, जब हम जवान थे तब था यूसुफ गोठ, अब तो हम भी बड़े हो गए। हाँ। लेकिन ये जो अभी 2-4 साल में बने हुए ना, ये कब्जा ग्रुप है, ये गोठ नहीं है। तो इनको कैसे फिर लोग तो बेचारा अच्छा हर एक का नाम गोठ रख देते हैं। हाँ, वो भी है, ये भी जाती है ना, वो गोठ नहीं है। गोठ की हिस्ट्री होती है, एक तारीख होती है, कोई कब्रिस्तान भी होता है साथ, कोई उनके आप देख लीजिए पूरा रहता है, जाहिर है वो जिस तरह हमारे यहाँ गोठ है। ये हाजी मुरीद गोठ है, मैं उसके सामने नाज़िम में हूँ। हाजी मुरीद गोठ का कब्रिस्तान है। उस तरफ लालू खेत की तरफ चले जाएं, पुल से उतरते लेफ्ट पे गोठ है, मुझे नाम याद नहीं, उनका भी कब्रिस्तान है। मैं तो पूछता हूँ कि भाई इस पुरानी जगह का कब्रिस्तान कहाँ है? वही नहीं, वही नहीं। तो वैसे फिर तो कैसे इस तरह इन कब्जा ग्रुपों से जान छूटेगी? फिर कौन आएगा? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि भाई वो इस टाइप की आबादियाँ ना बनने दें। देखिए हमारा काम ना, हमारे पास फोर्स है कुछ, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, पुलिस की। अच्छा अगर जिस डिपार्टमेंट की ज़मीन पर बन रहा है वो रेवेन्यू की, अगर ज़मीन तो रेवेन्यू मुख्तार कार की जिम्मेदारी कि कैसे तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, केडीए की ज़मीन पर हो रहा है तो केडीए की जिम्मेदारी है। इन डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेदारी क्योंकि भाई नहीं करने देंगे। नहीं, इस तरह भी हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट कोई एक लिस्ट बनाकर निशानदेही कर दे, तमाम डिपार्टमेंट्स को भेज दे कि ये जो हैं इलाके, ये कॉलोनियाँ, ये गोठ, ये रेगुलराइज हैं या ये जो है वो लीगल हैं, बाकी लीगल नहीं है, तो फिर उस पर कोई काम, क्योंकि जो आकर फाइनल कर लें कि भाई ये आबादियां हैं, ये लीगल है, ये लीगल, इसके अलावा सब इलीगल है। वो इस तरह का कोई नहीं, आपकी अच्छी तजवीज़ है, आपका डिपार्टमेंट नहीं बिल्कुल ये अच्छी तजवीज़ है, इस पर हम काम करेंगे, वरना तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं। और जो बाहर से बंदा, जो भी नया बंदा आकर खरीद रहा है ना, उसको तो पता ही नहीं है कि इस जमीन का लीगल स्टेटस क्या है, झूठे कागजात बने हुए हैं। वो बंदा 2-4-5 लाख रुपए में प्लाट ले लेता है। मैंने आने के बाद कच्ची आबादी में 2 ऑफिसर्स को मेजर पनिशमेंट दी है, जाली लीजें करने पर, जाली काम कागजात बनाते हैं ये। नहीं, मैंने उनको नौकरी से फारिग कर दिया कि पता चल जाए कि भाई इस तरह नहीं करो इस शहर के साथ, कि जाली लीजें बन रही हैं और सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं। अभी हमने कच्ची आबादी में एक फर्म हायर कर ली है जो हमारे सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज करेगी। अगर लाड़काना में किसी को चालान चाहिए ना, तो लड़काना का जो है हेड वो कंप्यूटर सिस्टम में डालेगा, तो हेड ऑफिस के सिस्टम में आ जाएगा कि जी नक्शा ये है, ये प्लॉट मौजूद है, तो ओके कंप्यूटर जनरेटेड चालान होगा। जो हाथों के बन के मिलते हैं ना,
ये सब खत्म कर दूंगा मैं। और वही जाली बनते हैं ज़्यादातर। नहीं, जब मेरा सिस्टम है, सिस्टम हर चालान इशू होने से पहले वो हमारे हेड ऑफिस में जो बैठा होंगे सिस्टम पे, वो जो भी डीजी के ऑफिस में इसमें वहाँ पे आ जाएगा कि जी मैं हाउस नंबर फना फना कर रहा हूँ, नक्शा उसका मेरे कंप्यूटर में फीड है, तो हम देखेंगे हाँ जी ये प्लॉट नंबर 10 है, इतने साइज का है और इतने साइज का चालान इशू होगा, इतने का होगा। अच्छा, उसके साथ जो बड़ा जो अलमिया है ना नजमी साहब, वो कराची की मैं बात करूँ, ये जो नए गोठ बन जाते हैं, नई आबादियाँ बन जाती हैं, फिर वहाँ बिजली भी पहुँच जाती है, वहाँ गैस भी पहुँच रही है, पानी की लाइन भी पहुँच रही है। मतलब आपके डिपार्टमेंट से कोई पूछना है कि भाई हम ये इसको दें या नहीं दें बिजली, इसको हम गैस दें या नहीं दें, पानी की लाइन इस शहर में ये बहुत है ना, अंधेर नगरी है ना, अंधेर नगरी है। आपको ये अच्छा, उसमें भी पता क्या होता है, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे मेरी पार्टी किसी भी पार्टी के हो, वो यार ये वोटर हैं, लोग हैं, उसकी वजह से लोग कोई पॉलिटिकल बुनियाद पे उनकी सपोर्ट कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो शहर के हवाले से बात करें इस पे कि जो कच्ची आबादी है वहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी जो पक्की उसकी वजह है वो क्यों नहीं है? अब आप नाज़ाबाद जाएं या गुलशन जाएं तो वो एक प्लानिंग के तहत बनी। अब वहाँ पर कच्ची आबादियों में एक बड़ा मसला जो है वो मैं भी कि जब आप लीज़ करते हैं तो आप उसका नक्शा बनाते हैं, साइट प्लान बनता है कि भाई ये गली 10 फुट की होगी, ये गली लोग लीज तो ले लेते हैं, वो कटिंग नहीं होती, वो अपनी मर्जी, वो नहीं, वो फिर गली वैसी ही रहती है। ठीक है, वो उनका घर लीज हुआ पीछे तक है, आगे वो बड़े में उनको कोई नहीं हटा रहा। वो 4 फुट की गली में आप सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, पानी की लाइन डाल रही है, गैस की, उससे क्या होता है, उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है। ये अब मैंने इस दफ़ा जीबी में डेमोलिशन स्क्वाड रखा है, प्रूफ कराने जा रहा हूँ कि जिस आबादी को हम लीज करेंगे, जो कर चुके हैं, जो नक्शे से हट के जो भी चीज़ है उसको हम तोड़ेंगे, ताकि वो आबादी इंसानों के रहने के काबिल बने। गली कोई चौड़ी हो, यहाँ तो मैयत ले जाने की जगह नहीं। हाँ, तो मैं अभी इस दफ़ा डेमोलिशन स्क्वाड बना रहा हूँ कि नक्शे से जो बढ़ के है उस सबको गिराओ। और दूसरा, कच्ची आबादियों में ये जो फ्लोर ये रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़े, एक तो गलत है, कच्ची आबादी में ग्राउंड +1 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं, कमर्शियल ग्राउंड +2 है वहाँ तो हर कच्ची आबादी में। नहीं, उसका नतीजा क्या हो रहा है, देखिए वो जो आबादियों की आप कंस्ट्रक्शन देखें ना, टियर गार्डर पे 4-4 मंजिल, खुदा ना खास्ता कोई जिलजिले का एक झटका आ जाए। अभी मेरे इलाके में शाहरसुर कॉलोनी में गैस का धमाका हुआ, पूरा घर गिर गया। मैं भी पहुंचा, मेरा हल्का है भागावा में, और रेस्क्यू वाले भी आ गए। आप यकीन माने, हमें वो पूरा मलबा हाथों से नहीं उठाना पड़ा, कोई मशीन अंदर नहीं जा सकती, हाथों से उठा के मलबा लोग, मोहल्ले के लोगों ने, रेस्क्यू वालों ने निकाला है। अब ऐसे भी मामला में नहीं था। अच्छा, एक और चीज़ ये कि चलें आखिर में, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है, कराची की पूरी जनरल बात करें कि कराची में तनकीद होती है कि भाई पीपल्स पार्टी उसको नज़रअंदाज करती है, क्योंकि थोड़ा सियासी गुफ्तगू भी ज़रूरी है आखिर में, तो उस पर क्या प्लान है? जरदारी साहब ने भी इजलास बुलाया हुआ है कराची के हवाले से, वो भी ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कराची में क्या करने की ज़रूरत है, क्या कमी है जो पीपल्स पार्टी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम कराची के लोग तो हमारा मेयर नहीं बैठा होता। लेकिन बात ये कि पीपल्स पार्टी ने, आप इस साल तो नई डेवलपमेंट स्कीम में नहीं आई, आप पिछले साल की ADP उठा लें, मेजॉरिटी पैसा कराची पे गया भाई। सबसे ज़्यादा हम इतना बड़ा पैसा ये जो आपका कार्डियो को दे रहे हैं, तो इसमें कराची के रहने वाले ही लोग, बाहर से भी आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो कराची के ही लोग हैं ना। जिना हॉस्पिटल इतना अपग्रेड हुआ है, तो ये स्वेट अभी इतना अपग्रेड, इसमें तो खैर पूरे सिंध से आते हैं। कराची में ऐसा नहीं है, हमने बिल्कुल, पीपल्स पार्टी किसी चीज़ पे नहीं है। अब ये जो मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप इतने अंडर पासेस ये वो सारे बने। अभी इस साल के बजट में हब कनाल दोबारा बनाने के सिंध गवर्नमेंट ने पैसे रखे, हालांकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 अरब का है। सिंध गवर्नमेंट ने कहा 2 साल में इसका हम पैसा देंगे, वो कराची पानी आएगा। अब वो तो जो लोग कराची में रिजेक्ट हो गए, वो कहते हैं कि जी कैसे पीपल्स पार्टी कराची के साथ दुश्मनी करती है। बिल्कुल वाहियात बात है। पीपल्स पार्टी ने जितना कराची के लिए किया है, मैं गारंटेड देता हूँ कि कोई पार्टी, चाहे वो MQM हो, PTI हो, मुस्लिम लीग हो, बैठ जाए हमारे सामने कि हमने ये किया है कराची के लिए। अच्छा, ये था नजीम साहब के कुछ अर्सा तक कि अब चलें कि वो किसी भी बैकिंग के साथ ही लिसानी जमायतों को भी वहाँ से वोट मिलता रहा, मजहबी जमायतों को भी, ये सारी चीज़ें, फिर उनका डाउनफॉल भी तारीख है।
पीपल्स पार्टी ने ये किया है कि वो सब सेगमेंट्स को अपने साथ मिलाया, क्योंकि यहाँ से फिर सिंधी भी MN MP हैं, तो पख्तून भी हैं, तो वैसे ये शान तो कराची तो वालों ये को किस तरह आपने ये चीजें देखें कि ये तो आपको कराची के अवाम को ये एजाज मिलना चाहिए। पाकिस्तान में और किसी जगह कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ के बाहर के लोग MNA MPA बन जाएं। आप मुझे एक शहर बता दें कराची के लोग। कराची एक मल्टीनेशनल कलर तो शहर। ये शायद आपको देर से ही फिर इल्म हुआ ना कि पहले से अगर ये इस तरह हुआ नहीं, या डाउनफॉल का इंतजार था? डाउनफॉल नहीं। कराची में जो आबादी का इक्वेशन बदला और कराची के लोगों ने एक जमाने में आ गया था कि बहुत ज्यादा वो पहले मजहबी जमातें इस्तेमाल करती नहीं, फिर लसानियत ने उसको उनको अच्छा, ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जो इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल। अब वो खत्म हुए, तो ये अब उसके बाद कराची के लोगों ने, चाहे वो किसी पार्टी को भी दें, दिया। और हर जबान के उसके इलाके, मतलब बाज़ इलाकों से ऐसे पठान जीत के आ गए जो कि उनका इलाका नहीं था, कहीं से उर्दू स्पीकिंग ऐसे जीत के आ गए जो उनका इलाका नहीं था, कहीं से कोई बलोच जीता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची में हर लैंग्वेज का आदमी जहाँ से जाए लड़े, ये कराची को क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अभी आखिर में पूछूं कि मरदमशुमारी के आदाद शुमार हैं पूरे सिंध की, कराची खास तौर पर आबादी कम हुई है, ये कैसे हुई है? मतलब देखिए, ये हम पहले दिन से CM साहब भी और हमारी पार्टी भी चिल्ला रही थी। हम ये नहीं कहते, हम कराची कोई अलग चीज़ नहीं है हमारे लिए, कराची हमारे एक हिस्सा है सिंध का। कैपिटल है ना, एक शहर है, जैसे लड़काना शहर है, कराची भी हमारा शहर है। अगर किसी भी शहर की हमारी आबादी कम गिनी जाती है तो वो ज्यादती है हमारे साथ। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको बता दूं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड पिछली मरदमशुमारी में 3,04,000 था, ठीक है। आपने देखा है क्लिफ्टन में, कैंटोनमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कितनी आबादी बढ़ी है? वो 2,60,000 हो गई। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3,70,000-80,000 पे जाएगा, वो 2,60,000 हो गई। तो मतलब ये था कि अभी गलत हुई, यहाँ पहले वाली गलत हुई थी। पहले लोग अभी गलत है नहीं, हाँ, वो तो करे लोग फिर नो डाउट वहाँ पे इतनी कलेक्टिव कर रहे हैं, तो फिर 24 करोड़ से ज्यादा हम हो गए, तो यहाँ पर फिर कम होते जा रहे हैं। ये गलत है। देखिए, इससे कोई अच्छी चीज नहीं होती। आपको जो जहाँ की जो आबादी है, फिर हमें हमारे जब देखिए हम जब फेडरल से बात करते हैं तो हम कराची या लड़काना की बेस पर बात नहीं करते, हम तो सिंध की बात करते कि हमारा ये उसमें फाइनेंस में शेयर होना चाहिए, ये हमारा फाइनेंस की जॉब्स में शेयर होना चाहिए, वो हमें हमारा शेयर नहीं मिलता फिर। और अभी कम होगी तो अब आपको NFC में शेयर कम मिलेगा, वैसे भी कम। हाँ, वैसे ही वो 18 अमेंडमेंट के दुश्मन हुए सोच रहे हैं आप? सिंध हुकूमत क्या सोच रही है फिर? इसको मानेगी, इसको तस्लीम करने जा रही है आदाद शुमार को, या कुछ क्या मामला? अब हमने तो देखें, आदाद शुमार को तो हमने पहले भी रिजेक्ट किया था, उससे पिछले वाली की भी क्या गलत है, इस पर भी हमने कहा। और पिछली दफ़ा जब ये अप्रूव किए गए थे तो पीपल्स पार्टी ने उसको अप्रूव, उस मीटिंग में अप्रूव नहीं किया था, MQM ने किया था अप्रूव कराची की कम आबादी को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था। हम अभी भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे कि भाई आप ये ज्यादती नहीं करो हमारे साथ जो हमारी है, क्योंकि देखिए ना, हमारे चाहे वो कराची पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोर्ड पड़ता है तो वो सिंध के ऊपर पड़ता है, पैसा तो सिंध का लगता है ना। तो वो जो इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ आबादी हो रही है यहाँ पे, उसके हिसाब से भी तो हमें कुछ मिलना चाहिए ना, कि हम सबका इतना बोझ उठा रहे हैं। इतने लोगों का बोझ उठा रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आता। कोई सुबह शेयर उसका नहीं दे रहा, उसकी इतनी आबादी, लाखों लोग उनके रह रहे हैं। अच्छा, फिर आप उनको उठा के वहां गिनते हो, क्यों भाई? मरदमशुमारी में वहां गिनो, वोट डालने के लिए उनको वहां ले जाओ, लेकिन बाकी वसाइल ये ज्यादती है हम सिंध के साथ। ठीक है, नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू।